बताइएगा। भाई स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। बच्चे घर चले जा रहे हैं, ठीक है, और इसके जो उनको स्टेडियम मटेरियल मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है। घर जाके उनका टाइम वेस्ट होता है, वहाँ जाके खेलना कूदना करना रहता है उन्होंने, ठीक है। और यहाँ रहेगा तो भाई भैया अगर मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट की बात करूँ, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने सारी फैसिलिटी है जो ऑनलाइन में कन्वर्ट करा दी है, तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या डिफरेंट देखने के लिए मिलता है? ऑनलाइन में ये रहता है कि जो आपके मतलब कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स रहते हैं वो आप डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर सकते, और एक जो फील होता है क्लास में बैठने का वो फील नहीं कर पाता है लड़का, ठीक है। और ऑनलाइन में सिर्फ होता है कि यार वीडियो को रोक के देख लो फिर बाद में देख लेंगे, तो एक जो कंसिस्टेंसी होती है ना लड़के की वो नहीं बन पाती ऑनलाइन में। अच्छा भैया, जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ दिल्ली में रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं, तो क्या ये सही समय आने के लिए स्टडी के लिए? अभी तो फिलहाल मना ही करेंगे, क्योंकि जैसे दिन बाई डे केस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको देखते हुए लड़कों को अपने घर से थोड़ा सोच विचार करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में निर्णय सही ले सके। अगर अभी आएंगे तो कोरोना काल में कुछ नहीं होगा, पैसा वेस्ट होगा और रहने खाने पीने की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और जो पढ़ने के लिए आएंगे माइंड फ्रेश रहेगा नहीं, तो टाइम वेस्ट ही होना है यहाँ के। कहीं ना कहीं भैया एक तरह से स्टूडेंटों का डिप्रेशन का कारण ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह से माहौल चलता रहे, कोचिंग से खुलती रहे, लाइब्रेरी, तो स्टूडेंट एक मोटिवेशन फील करता है। अगर सारी चीज़ें बंद हैं, पूरी तरह से रुका हुआ है, तो एक स्टूडेंट की लाइफ पे इफेक्ट तो पड़ता ही है। नहीं, डिप्रेशन तो नहीं कहेंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो सेल्फ स्टडी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि हम लोग हैं, हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और हम ऑलरेडी 2 बार मेंस निकाल चुके हैं, तो अच्छा, मेंस आप निकाल चुके हाँ, हैं? तो इस बार का हमारा मतलब देखने में भी जो भी था, ठीक है। तो सारी बात अपने ऊपर डिपेंड करती है कि जितना आप अपने आप को सेल्फ टाइम दे पाओगे, चाहे वो घर से दो या चाहे मुखर्जी नगर में रह के कहीं भी आप अगर सेल्फ स्टडी से करते हो तो शायद कोई ना कोई मुकाम आप हासिल कर लोगे। भैया थोड़ा सा मेरा 1-2 क्वेश्चन स्टडी से रिलेटिव रहेगा कि बिगनर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कुछ वो बोलते हैं कुछ स्टूडेंटों को ऑप्शनल चूज़ करने में डाउट रहता है, तो ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें? ऑप्शनल के लिए यार सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए ना कि आपका इंटरव्यू पॉइंट किस चीज़ में बेहतर है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री को लेके चलते हो, पॉलिटी को पढ़ते हो या ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आप अगर लेके चलते हो, सबसे पहले उस सब्जेक्ट की आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। जब आप ऑप्शनल लोगे तो आपको इंटरव्यू में उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू में ये तो है नहीं कि आप हिस्ट्री ले लोगे मन से किसी के कहने पे, मैं बोल दूंगा हिंदी साहित्य ले लो आप, हिंदी साहित्य का क्रेज चल रहा है, ठीक है, और उसके नोट्स भी ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो दूसरों के कहने पर अगर आप जाओगे तो बाद में आपको दिक्कतें का मतलब सामना करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे साथ वाले हैं तो हिंदी ले रखा है उन्होंने, अब वो कह रहे हैं मेरे हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा लियोगे कि टीचर ने कहा था, मैंने कहा टीचर का क्यों, क्योंकि इंटरव्यू तो आपने देना है, फ्री कर लोगे, मेंस कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू कौन देगा? बाहर से तो आएगा नहीं आदमी देने के लिए, अपने आप ही देना पड़ेगा। तो जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है ना यूपीएससी का, उसे ही देखते हुए यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका वो चूज करना चाहिए। भैया इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट ये पूछ रहे थे क्या मस्ट हो जाता है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, उसके बारे में थोड़ा सा आप गाइडेंस कर? नहीं, ये बहुत मस्ट है, क्योंकि इस बार के अगर आप क्वेश्चन देखते हो यूपीएससी के मेंस के, चाहे वो एसए के हों, चाहे वो जीएस फर्स्ट के हों, 2 और 3 के हों, हर किसी का क्वेश्चन कहीं ना कहीं लिंक है करंट अफेयर से। और करंट अफेयर में इतने ज़्यादा आध्यात्मिक टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं वो कि बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन आ कहाँ से। अगर वो पर डे द हिंदू या हिंदुस्तान एक्सप्रेस या जो कोई भी मतलब अपना न्यूज़ पेपर ले रहे हो, ठीक है, तो उसका एडिटोरियल अगर पर डे पढ़ते हैं तो उनकी समझ विकसित हो जाती है उससे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि अभी यूपीएससी के कुछ एस्पिरेंट थे, मैं जंतर मंतर गया था तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो कोविड में हमारा 2 ईयर जो ख़राब हुआ है उसके ऊपर हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, सही है उनकी बात, क्योंकि यार देखो अब कोई लड़का केरला में रहता है, ठीक है, कोई आसाम में रहता है, ठीक है, और कोई उत्तराखंड में रहता है, ठीक है। अब उनका सेंटर अगर वो मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं, लॉकडाउन के तहत वो फिर अपने घर चले जाते हैं वापस, और फिर गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती है कि आप केरला से या आसाम से ठीक है नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम कैसे देगा फिर अपना? कारण सरकार का है, उस लड़के का है, गलती किसकी है? ये तो भाई महामारी है। अब महामारी के तहत तो भाई सरकार को रिलैक्सेशन देना चाहिए कि चाहे वो एज में हो चाहे वो अटेम्प्ट में हो। अब सरकार अगर उनकी मांग को मतलब पूरी नहीं करेगी तो ये सरकार का स्वार्थ है, क्योंकि यार देखो महामारी उनके कहने से दूसरे कहने से नहीं आई है, ये प्रकोप अपने आप ही मतलब बताया जाता है, ठीक है, आ रहा है। तो इससे लड़के का जो फ्यूचर है उस पर 1 साल का वेस्ट। अब जो 6 अटेम्प्ट वाला लड़का है जिसके 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं और उसका 6 अटेम्प्ट होगा और किसी कारणवश नहीं दे पा रहा है, तो उसके फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक ही जाएगा, डिप्रेशन में आएगा, फिर वो उस चक्कर में कुछ गलत काम कर लेते हैं लड़के, समझ रहे हो। तो काफ़ी चीज़ें कारण होते हैं कि जो महामारी के तहत लड़के नहीं दे पाए। तो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है काफ़ी सही है और सरकार को उनकी सुननी चाहिए और सभी को सहयोग करना चाहिए। मतलब किस प्रकार का मतलब वो डिसाइड करना चाहिए कि 1 अटेम्प्ट देना चाहिए, एज रिलैक्सेशन देना चाहिए? नहीं, 1 अटेम्प्ट दे दो एज रिलैक्सेशन में। अगर जैसे कि जो लड़के की जैसे 30 जिसकी कैसे करेगी गवर्नमेंट, थोड़ा सा उस बारे में बता सकते हैं आप?
हाँ, ये चीज़ सही है कि जैसे जिस लड़के का जो अटेम्प्ट है ना, ठीक है, तो वो अटेम्प्ट ही दे। 2020 वाले जो अपीयर लड़के थे, वही लड़के चाहे वो एज वाले हों या फिर लास्ट अटेम्प्ट वाले हों, ठीक है, तो उन्हीं को वो चांस दिया जाना चाहिए, जिससे कि सभी के लिए सहूलियत हो जाए। अब वो गवर्नमेंट चेक तो करेगी नहीं कि इसका मतलब एज इतना हो चुका है और इसका अटेम्प्ट इतना हो चुका है। जो 2020 वाले जो फॉर्म फिल किए गए थे और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उन्हीं सभी का एक मतलब डाटा बना के गवर्नमेंट और उसी को रिलीज़ करे कि इन लड़कों का हमें दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए। भैया मेरा अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपसे कि मैं बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स से मिलता हूं, तो वो लोग बोलते हैं कि 14 घंटे पढ़ना चाहिए, 15 घंटे पढ़ना चाहिए। आपने मेंस तक पहुंचे हैं, वो सफ़र तय किया है, तो आपको एक्चुअल पता होगा, क्या मेंस तक पहुंचने के लिए 16 घंटे पढ़ना ज़रूरी होता है क्या? नहीं, ये ज़रूरी है, क्योंकि टाइम जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, और ख़ासकर जब आप मेंस में की तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। तो 14 घंटे 15 घंटे, मैं खुद 15-16 घंटे का अपना टाइम दे चुका हूँ। पता ही नहीं चलता था कि आंसर राइटिंग लिख रहे हो, हाथ में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, लिखते लिखते, तो टाइम का उसमें पता नहीं चलता। और ये कहना मतलब एक लाचारी होगा कि मैं 16 घंटे देता हूँ 15, क्योंकि जितना आप टाइम अपने आप को दे सकते हो, अपना नॉलेज जिस प्रकार से आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, वो ज़्यादा टाइम बेहतर रहेगा। 15 घंटे 16 घंटे हर किसी के लिए जायज़ है, और उससे डिप्रेशन भी आता है, मतलब स्टेज ले लेता है लड़का कि यार मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, इतना कि यार मैं किसी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक अपना टाइम के साथ और टाइम मैनेजमेंट के साथ अपने आप को देखना चाहिए, ठीक है, और उसी के आधार पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। भैया अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि चक्रव्यूह से नहीं निकला जाता, यानी कि प्रीलिम्स को क्वालिफाइड नहीं किया जाता, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप 1-2 टिप्स बता पाए मुझे? यार प्रीलिम के सबसे पहले यही सोचते हैं ना कि मैक्सिमम लड़के जब मुखर्जी नगर में आते हैं तो यही सोचते हैं कि यार मेरा पीटी हो जाए, ठीक है, वही वो सोचते हैं कि पीटी हो जाए। यार पीटी का और मेंस का देखो यूपीएससी में हुआ नहीं है कि पीटी निकालने आप मेंस हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है ना, जितनी भी एनसीईआरटी वगैरह हैं, ठीक है, उसको लेके आप जब तक क्लियर नहीं करोगे अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तब जाके आप ऑथेंटिक बुक में आओगे, ठीक है। अब ऑथेंटिक बुक का भी आपको पता नहीं है और आप खाली फैक्ट्स पढ़ते जा रहे हो, दूसरे से पूछते जा रहे हो कि यार मैं इतना पढ़ूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप अपने नोट्स बनाओगे, बुक्स पढ़ोगे, फिर क्लास नोट्स जो आप जहाँ से कोचिंग ले रहे हो, तो मटेरियल आपके पास इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको लास्ट टाइम में कैसे यूटिलाइज़ करोगे, कैसे रिवीजन करोगे उसे, ठीक है, आपके पॉइंट्स फैक्ट्स कैसे याद आएंगे, तो फिर माइंड होश पोश हो जाएगा ना, तो आपका पीटी क्या मेंस में नहीं निकल पाएगा। तो तैयारी और स्टडी जो बंदे की होनी चाहिए ना, वो एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए कि भाई लास्ट टाइम में आपके पास जो इतना मटेरियल है ना, वो इतना हो जाए, और उस तरीके से अपने आप को मतलब अपने आप को ही तैयार करना है। कोई दूसरा नहीं बताएगा कि फैक्ट ऐसे करने हैं, या कहीं ना कहीं आप मतलब नोट्स की तरफ झुकाव बता रहे हैं एक तरह से। ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी। और नोट्स में भी अलग अलग होता है कि साइंटिफिक नोट बनाते हैं लड़के, या फिर पूरा वैसे ही चेप देते हैं, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो वो सारी साइकोलॉजी ना, सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस समझो, आप क्वेश्चन समझो, लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का उद्देश्य कहाँ से है, तो आप प्री क्या कुछ भी क्वालिफाई नहीं करोगे, कोई से भी एग्जाम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन की टेंडेंसी समझनी चाहिए ना आपने, तो उसी के आधार पे अपना तैयारी का मॉड्यूल, सबसे पहले सिलेबस रखो अपने पास में, फिर जो क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट ईयर के पीटी के, वो देखो। जैसे ही आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो देखो भाई मैं कितना अपने आप में सक्षम हो चुका हूँ इनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, यार मेरे चैप्टर फैक्ट तो मेरे क्लियर हो गए, अब मेरा आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो, क्यों नहीं निकलेगा फिर। भैया अगर मैं बात करूं जैसे कि 3 से 4 लगभग 3 महीने का समय मिलता है प्री पीटी के बाद में मेंस के टाइम में, क्या उस समय में हो सकता है या पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेंस के लिए? भाई सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना टाइम आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दोगे और जितना कॉन्सेप्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करोगे, ठीक है, तभी आप मतलब पीटी और मेंस क्वालिफाई कर पाओगे। आईएएस बनना दुनिया का लगभग सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, ठीक है, और भारत के अंदर अगर इसका रेशियो उठा के देखो 0.1% का लगभग इसका रेशियो रहता है कि जो, हाँ ठीक है, जो क्रेमी लेयर माइंड होता है ना भारत का, वो सब यूपीएससी में ही होता है, और आपको उनसे फाइट करनी होती है, चाहे वो एम्स का एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहे हो, चाहे वो कैट का आ रहे हो, चाहे वो नेट का आ रहे हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन का एग्जाम, आईआईटीएन सब मिलेंगे इसके एग्जाम के अंदर, तो आपको एक साधारण व्यक्ति को उनसे ही फाइट करनी है। भैया अगर मैं ठीक है की बात करूँ, जैसे कि ये कोविड की लहरें चल रही हैं, इसमें मैंने एक सीनियर भाई से पता किया था, तो वो बोल रहे थे एक ऐसी खाई बन के तैयार हो रही है जिसको आने वाले समय में भरना बहुत मुश्किल होगा, जिसे आप बेरोजगारी भी बोल सकते हैं। क्या ऐसा सत्य है भैया? बेरोजगारी तो देखो यार, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी जाहिर सी बात है बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसका समाधान करना गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है। अब गवर्नमेंट किस तरीके से योजनाएं चलाती है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल जो आपके औद्योगिक निर्माण की जो नीति है उसको लागू करती है, ठीक है, और राज्य सरकार इसमें केंद्र को किस प्रकार से सहयोग देते हैं, ठीक है। और कोई भी मतलब आप अपना स्टार्टअप किस तरीके से मतलब करते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुखर्जी नगर में आके गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट मिल ही जाएगी, गारंटी ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे ज़रूरी है
आपका स्किल अपने आप को पहचानना चाहिए, ठीक है। अगर आप जिस चीज़ में भी लगे हो तो उसमें आपकी कंसिस्टेंसी 100% की मतलब होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप कोई एग्ज़ाम निकाल पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे और तभी आप बेरोज़गारी को दूर कर पाओगे और सरकार के साथ साथ आपको घर वालों का भी सहयोग मिल पाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपके आत्मनिर्भर बनने से ही होगी, चाहे वो। अब मैं एक अंतिम सवाल के साथ में समाप्त करूंगा। आप मुझे अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिए, आप कैसे पढ़ते हैं? यार स्ट्रेटजी का ऐसा कोई मतलब कुछ खास सीन नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं भैया, आप बता रहे हैं मेन पॉइंट जो सीक्रेट है भैया का। देखो सबसे पहले ना आपने जो आपका कोई भी आप अगर यूपीएससी का देख रहे हो, ठीक है, तो यूपीएससी का आपके पास सिलेबस सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ आप जो आपके सीनियर्स हैं या टॉपर्स हैं उनको सबसे पहले उनकी स्ट्रेटजी देखो कि वो किस तरीके से क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। फिर उसके बाद फेलियर्स को देखो, जो आप फेलियर्स से मिलोगे, तो जब दोनों का आप कंबाइन कर पाओगे तब आप देखोगे कि यार इसने मतलब क्वालिफाई कर पाया तो क्यों कर पाया और ये डिसक्वालीफाई हो पाया तो क्यों हो पाया। उसके बाद आप अपना निर्णय स्वयं लो, किसी दूसरे के कहने से मत लो। उसके बाद आप अपना पर डे का एक रूटीन बनाओ, ठीक है। चाहे सुबह से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, और रात को सो जाता हूँ 1 बजे, 5 घंटे की नींद देता हूँ। और पर डे का जो मेरा रूटीन रहता है तो मैं 3 घंटे रिवीजन का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर 3 घंटे 1 घंटे का फिर ब्रेक हो जाता है उसमें। फिर उसके बाद अपना फिर आंसर राइटिंग का स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। फिर उसके बाद अपना पॉलिटी स्टार्ट करता हूँ, फिर ऑप्शनल का रहता है, फिर रात में अपना करंट अफेयर ताकि नींद ना आए, ठीक है। तो वही मस्ट है कि आप अपनी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को देखो और उस तरीके से मतलब उसको फिर सोचो और फिर उस पर काम करो, स्टार्ट करो। भैया आपके ग्रुप के ही हैं? हाँ हाँ सर 1 मिनट लेना। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं भैया। थोड़ा सा अगर सीसेट की हम लोग बात करें, इस बार के जो स्टूडेंटों का रेशियो वो सीसेट में अच्छा खासा इफेक्टिव देखने के लिए मिला है। इनके सीसेट में बहुत ज़्यादा फंसे स्टूडेंट, उसको कैसे आप करते हैं? यार सीसेट में ना सबसे पहले आपने पहले ही सोचना चाहिए। आप सीसेट के बारे में आप सोचोगे 2 महीने पहले से, ठीक है, कि मैं आ रहा हूँ 2 महीने पहले, ठीक है, और 2 महीने की बस हो जाएगा मेरा सीसेट, ठीक है। तो हवा में नहीं हो जाता सीसेट, क्योंकि सीसेट भी जो होता है ना एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। बच्चे की जो तार्किक क्षमता होती है ना उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अब यूपीएससी देखता है कि बच्चे का अगर ये तो रट के चले जाओगे आप, कर लिया क्वालिफाई, लेकिन आपके अंदर तार्किक और बौद्धिक लेवल आपका कितना है, तो वो सीसेट मतलब आपको दिखाता है, ठीक है। और उसी के आधार पर आपको निर्णय लेने की क्षमता प्रदर्शित की जाती है। अब सीसेट में भी आप क्वेश्चन देखोगे मैक्सिमम आपको नैतिक शास्त्र से मिलेंगे, ठीक है, एथिक्स से, ठीक है। और फिर अगर आप जाओगे तो वही ये इकोनॉमिक्स से मिलेंगे, ठीक है, साइंस एंड टेक से ही मिल जाएंगे, ठीक है, पॉलिटिक्स से ही मिल जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि यार आपका बौद्धिक लेवल किस स्तर तक का है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता किस स्तर की है, ठीक है, आप निष्पक्ष निर्णय किस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। तो जो यूपीएससी को चाहिए होता है तो वो सीसेट में होता है। बाकी वो तो दुनिया रट के भाई एसएससी वाले भी रटते हैं, बैंक वाले भी रटते हैं, जीएस तो, ठीक है, मेन तो वहीं देखा जाता है। और डिसक्वालीफाई होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए तो होते हैं कि यार मैं नोट्स पढ़ के आ रहा हूँ, मैं ये पढ़ के आ रहा हूँ, और जीएस साल भर जीएस में लगे रहते हैं, सीसेट को वो अवॉइड करके चलते हैं। और जबकि सीसेट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना तो आप मेंस में बैठ ही नहीं सकते। तो आप लोग देख सकते हैं भैया ने किस प्रकार से सारी रणनीति बताई है और एक तरह से समझाया आप लोगों को कि आप अगर बिगिनर्स हैं तो किस प्रकार से अपनी फील्ड में उतर सकते हैं, किन किन चीज़ों की सावधानियां रख सकते हैं और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंट क्या होता है। आप स्टडी मटेरियल आपको मार्केट में बहुत सारा मिल जाएगा, चकाचौंध दुनिया है, लेकिन उसमें से क्या आपको पढ़ना है और क्या छोड़ना है वो चीज़ आप डिसाइड करें। देन आफ्टर दैट आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक परफेक्ट स्टेज तक पहुँच पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है भैया की नॉलेज आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।